नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। किम जोंग उन को मारने की हो रही थी साजिश, CIA के रेडियो एक्टिव जहर से होनी थी हत्या, बड़ा खुलासा। इजराइल बनाम मुस्लिम देश गाजा में हमास के खिलाफ चल रहा युद्ध, भारत क्यों बना अखाड़ा, समझे। दुनिया की शांति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका, सऊदी राजदूत का बड़ा बयान, फिलिस्तीन को लेकर एकजुट हुए अरब देश। इजरायली बंधकों की रिहाई की मांग, द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन, UN में फिलिस्तीन पर क्या बोला भारत। म्यांमार के होंगे 2 टुकड़े, चीन ने यूं ही नहीं सीमा पर तैनात की शक्तिशाली तोप, ड्रैगन की चाल से भारत को खतरा। थाईलैंड और मलेशिया जैसे वीजा फ्री देशों में जाने के क्या है नियम, जानिए कैसे होनी चाहिए आपकी तैयारी। अब खबर विस्तार से। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की हत्या से जुड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इस खुलासे के मुताबिक किम जोंग उन को एक रेडियो एक्टिव जहर के जरिए मारना था। उत्तर कोरिया का दावा है कि इस काम का आदेश अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई एजेंट्स को दिया गया था। उत्तर कोरिया उन देशों में से है जिसका बाकी दुनिया से कोई खास संपर्क नहीं है। यहाँ जाना और वहाँ से आना एक बेहद कड़ी प्रक्रिया है। इस बीच उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग को बायोकेमिकल युद्ध के जरिए मारने की साजिश का पहली बार खुलासा हुआ है। उत्तर कोरिया ने कथित तौर पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के एजेंट्स पर यह आरोप लगाया है। उत्तर कोरिया का कहना है कि CIA की ओर से दिए गए रेडियो एक्टिव जहर के जरिए किम जोंग उनको मारने की कोशिश हुई है। किम और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2018 की मीटिंग से पहले CIA डायरेक्टर माइक पोम्पियो ने प्योंगयांग में उत्तर कोरियाई नेता से गुप्त रूप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में यही बात सामने आई थी। तब किम ने पोम्पियो से मुलाकात के दौरान कहा, मिस्टर डायरेक्टर, मैंने नहीं सोचा था कि आप आएंगे। मैं जानता हूं कि आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर पोम्पियो ने मजाक में कहा, मिस्टर चेयरमैन, मैं आपको अभी भी मारने की कोशिश कर रहा हूं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने कहा, 2 से 3 साल तक मेरी बातचीत किम सियोंग इल से होती रही, जिसका मकसद किम की सत्ता को उखाड़ फेंकना। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदरूनी सूत्रों से खुलासा किया गया कि साजिशकर्ताओं ने तख्ता पलट की बात फैलाने के लिए USB स्टिक और मेमोरी कार्ड के वितरण की योजना बनाई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि किम को हटा दिया जाएगा और उसकी हत्या कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सियोंग इल को इस साजिश को रचने के लिए खतरों का भी पता था। इसे लेकर उन्होंने दोह से कहा, क्रांति में हमेशा बलिदान होते हैं। गाजा में सीज फायर के बीच भारत में इजराइल और अरब देश आमने सामने आ गए हैं। इजराइल भारत पर दबाव डाल रहा है कि वह हमास को आतंकी संगठन घोषित करे। वहीं अरब देश खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं। इससे भारत के लिए एक मुश्किल स्थिति बन गई है। इजराइल और हमास के बीच गाजा में जंग चल रही है, लेकिन अब उसकी आज भारत तक महसूस की जा रही है। इजराइल के भारत में राजदूत नाओ गिलोन ने अपने देश के पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर बैन लगाने के बाद अब भारत से मांग की है कि वह हमास पर प्रतिबंध लगाए। इजराइल की तरफ से लगातार दोस्त भारत पर इसको लेकर दबाव डाला जा रहा है। इस बीच खाड़ी के मुस्लिम देशों ने भारत के अंदर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और भारत को वैश्विक शांति स्थापित करने में अपनी भूमिका की याद दिलाई है। भारत के लिए जितना दोस्त इजराइल महत्वपूर्ण है, उतना ही अरब देश भी है, जो तेल से लेकर लाखों भारतीय नागरिकों को नौकरी तक देता है।
ऐसे में दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होने जा रहा है। इजरायली राजदूत ने बताया कि नेतन्याहू सरकार ने भारत सरकार को हमास की आतंकी गतिविधियों के संबंध में पहले ही सूचना दे दी है। भारत ने इजरायल पर हमास के हमलों को आंतरिक घटना करार दिया है, लेकिन अभी तक गाजा को चलाने वाले हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। इजरायली राजदूत गिलोन ने यह पूछे जाने पर कि क्या भारत को हमास पर कोई संकेत दिया है, तो उन्होंने कहा, हमने अपनी तरफ से जो अपेक्षा थी वह सब कर दिया है। यह अब भारत सरकार पर है कि वह कितना, कहा और कितना तेजी से फैसला करे। इजरायल की यह मांग भारत की मुसीबत बढ़ाने वाली है। इसकी वजह यह है कि इजरायली राजदूत मंगलवार को जब भारत से यह मांग कर रहे थे, ठीक उसी दिन अरब देशों के राजदूत ने भी दिल्ली में फिलिस्तीन के दूतावास की यात्रा की और देश के नागरिकों के साथ एकजुटता का खुलकर प्रदर्शन किया। इजरायली राजदूत ने हमास को लेकर भारत पर अपना दबाव बढ़ाते हुए पीएम मोदी के बयान की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने हमास के हमले को आतंकी घटना का करार दिया था। गिलोन ने कहा कि भारत ने गाजा के हालात पर एक उल्लेखनीय रुख अपनाया है। इजरायली राजदूत ने कहा कि देश की सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है। इस सीज फायर के बाद हमारी दक्षिण गाजा के ठिकानों की सफाई की तैयारी है। आपको बता दें कि इजरायल और हमास के बीच कई सप्ताह तक लड़ाई के बाद अभी सीज फायर हुआ है। इजरायली राजदूत ने कहा कि हमास के कुल आतंकियों की संख्या 30,000 के करीब है, जिसमें से कई हजार ताजा कार्रवाई में मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू सरकार इनका खात्मा करके ही मानेगी। उन्होंने कहा कि सीज फायर के खत्म होने के बाद हम फिर से हमले तेज करेंगे। गिलोन ने कहा कि इजरायली सरकार ने सेना को हमास के ठिकानों को तबाह करने और बंधकों को छुड़ाने का आदेश दिया है। इस बीच फिलिस्तीन दूतावास पहुंचे सऊदी अरब के राजदूत ने भारत से अपेक्षा जताई है कि वह वैश्विक समिट में शांति और स्थिरता स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाए। अरब देशों की इस एकजुटता के बीच सऊदी राजदूत ने संकेत दिया है कि भारत के साथ गाजा युद्ध को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। उन्होंने गाजा में स्थायी सीज फायर लागू करने की मांग की। इससे पहले सभी अरब देशों ने रियाद में बैठक करके युद्ध को बंद करने की मांग की थी। इजरायल हमास के बीच इस समय युद्ध विराम चल रहा है। अरब लीग देशों ने मंगलवार को नई दिल्ली में फिलिस्तीनी दूतावास में फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। भारत में सऊदी अरब के राजदूत ने इस मौके पर कहा कि वैश्विक स्थिरता में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तरफ इजरायल हमास को, दूसरी ओर रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है। दुनिया में अशांति को रोकने में भारत की भूमिका हो सकती है। भारत में सऊदी अरब के राजदूत सालेह ईद अल हुसैनी ने मंगलवार को कहा कि अरब लीग को उम्मीद है कि भारत वैश्विक व्यवस्था में शांति और स्थिरता के समर्थन में भूमिका निभाएगा। अरब राज्यों की लीग ने मंगलवार को नई दिल्ली में फिलिस्तीनी दूतावास में फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। अल हुसैनी ने कहा, रियाद में एक अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें कई प्रस्ताव थे। शिखर सम्मेलन में एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया, जिसका मिशन शांति और युद्ध विराम की आवश्यकता को समझने के लिए सभी प्रमुख देशों तक पहुंचना है, क्योंकि अगर आप युद्ध विराम का समर्थन नहीं करते तो इसका मतलब है कि और भी अधिक हत्याएं होंगी। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत वैश्विक शांति और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत ने किया 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन। जी हां, फिलिस्तीन राजदूत अदनान अबू अल हैजा ने कहा, भारत के साथ हमारे बेहद मजबूत संबंध है, इसलिए हम इस महत्वपूर्ण देश यानी भारत से 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए शांतिपूर्ण समाधान तलाश रहे हैं। इस बीच यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत फिलिस्तीन के एक सप्रभु और स्वतंत्र देश की स्थापना की बातचीत करने की वकालत करता है। इसके अलावा उन्होंने संघर्ष विराम के लिए उठाए गए कदम का स्वागत किया है। फिलिस्तीन ने चरमपंथी संगठन हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम के 5वें दिन मंगलवार को हमास ने 12 बंधकों को रिहा कर दिया। वहीं इजरायल ने इसकी जेलों में अब तक बंद रहे 30,000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया।
इजराइल ने कहा कि हमास की ओर से रिहा किए गए 10 नागरिक और थाईलैंड के 2 नागरिक इजराइल लौट आए। इसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के कैदियों को रिहा कर दिया। बुधवार रात दोनों ओर से बंधकों और कैदियों के रिहा किए जाने के बाद युद्ध विराम की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। इजराइल हमास संघर्ष के बीच भारत ने युद्ध विराम का स्वागत किया है। इसके साथ ही कहा है कि भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भारत का पक्ष रखा, साथ ही बंधकों की बिना शर्त रिहाई की मांग की। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूएनजीए में इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे के समाधान के लिए बातचीत के जरिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया। इसके साथ ही कहा कि सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर फिलिस्तीन की स्थापना होनी चाहिए, जहां स्वतंत्र इजराइल के साथ शांति से रह सके। भारत ने मंगलवार को फिलिस्तीन लोगों के साथ दीर्घकालीन संबंधों को एक बार फिर दोहराया। इसके साथ ही कहा कि इजराइल हमास संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर नागरिकों की जान को नुकसान हो रहा है, यह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि इस मानवीय संकट से निपटने के लिए सभी पक्षों को अत्यधिक जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। रुचिरा कंबोज ने हमास की ओर से बंधक बनाए गए सभी लोगों की बिना किसी शर्त के रिहाई का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के उन सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं जिससे संघर्ष रुके और फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता दी जा सके। उन्होंने कहा कि हम आज एक ऐसे समय पर इकट्ठा हुए हैं जब मध्य पूर्व में चल रहे इजराइल हमास संघर्ष के कारण सुरक्षा स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने कहा बड़े पैमाने पर नागरिक जीवन, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की मौत हो रही है। यह एक खतरनाक मानवीय संकट है। यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है और हम नागरिकों की मौत की निंदा करते हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत की ओर से भेजे गए मदद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी ओर से 70 टन मानवीय सामान भेजा है, जिसमें 16.5 टन दवा और चिकित्सा आपूर्ति शामिल है। भारत ने इसके अलावा तत्काल बिना शर्त बंधकों की रिहाई की मांग की है। कंबोज ने कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता का दृष्टिकोण रखता है। उन्होंने कहा, मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि संघर्ष की शुरुआत के बाद से पीएम मोदी और विदेश मंत्री क्षेत्र और उससे अलग के नेताओं के साथ संपर्क में रहे हैं। उन्होंने हर बार कहा है कि संघर्ष को रोकना महत्वपूर्ण है। हमास की ओर से 81 बंधकों को अब तक छोड़ा गया है। इजराइल हमास युद्ध में गाजा के 15,000 लोगों की मौत हो गई है। म्यांमार में सरकारी सेना को बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ रहा है और देश के कई इलाकों पर से उनका नियंत्रण अब खत्म हो गया है। म्यांमार के राष्ट्रपति कह चुके हैं कि देश के टुकड़े हो सकते हैं। इस बीच चीन ने म्यांमार की सीमा पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में हालत बहुत ही विस्फोटक हो गई है। म्यांमार के विद्रोही गुटों से सेना को देश के कई इलाकों से निकालकर बाहर कर दिया है। यही नहीं, भारत के साथ लगते सीमा व्यापार के 2 में से 1 रास्ते पर कब्जा कर लिया है। यही नहीं, म्यांमार और चीन की सीमा पर भी विद्रोहियों और सरकारी सेना के बीच भीषण लड़ाई हो रही है। म्यांमार के सैन्य शासक खुद ही कह चुके हैं कि अगर लोग सेना के साथ एकजुट नहीं हुए तो देश कई टुकड़ों में बंट सकता है। इस बीच चीन ने मौका देखकर म्यांमार की सीमा पर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। चीन ने अपनी शक्तिशाली तोपों को सीमा पर तैनात किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन म्यांमार में बड़े खेल की तैयारी में है और यह भारत के लिए टेंशन बढ़ा सकता है। चीन की सेना शनिवार को तस्वीरें जारी की है उन्होंने और बताया कि वे कैसे म्यांमार की सीमा पर व्यापक सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। यह वही इलाका है जहां म्यांमार की सरकारी सेना और विद्रोहियों के बीच खूनी लड़ाई जारी है। इस लड़ाई के दौरान कुछ तोपों के गोले चीन के इलाके में भी गिर चुके हैं, जिससे कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर आई है। इसके बाद चीन की सेना ने दक्षिण थिएटर कमान ने म्यांमार की सीमा पर तोपों और रेडार तैनात किए और सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि यह अभ्यास देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए किया जा रहा है। चीन के इस सैन्य अभ्यास के समय ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चीन लंबे समय से म्यांमार में सेना विरोधी गठबंधन के कुछ धड़ों को अपना पूरा समर्थन देता रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ने यह बहुत खतरनाक दांव चला और म्यांमार के संघर्ष में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी का बड़ा असर पड़ने जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में लेक्चरर अविनाश पालीवाल ने एक बातचीत के दौरान कहा कि म्यांमार के टुकड़े होने की काफी ज्यादा संभावना हो गई है। खुद म्यांमार के राष्ट्रपति भी इसे स्वीकार कर चुके हैं। चीन ने म्यांमार के सैन्य शासकों को झटका देते हुए एंटी गैम्बलिंग अभियान चलाया है। गैम्बलिंग से म्यांमार के सैन्य शासकों को जमकर कमाई होती है। चीन के इस एक्शन से उनकी कमाई बंद हो गई है, वह भी तब जब सरकारी सेना सशस्त्र विद्रोही गुट की थ्री ब्रदरहुड अलायंस के भीषण हमलों से जूझ रही है। म्यांमार के एक बड़े हिस्से पर अब विद्रोही गुट का कब्जा हो गया है। यह पूरा संघर्ष अब तेज हुआ है जब साल 2021 में सैन्य सरकार ने आंग सान सू की सरकार को सत्ता से हटाकर उस पर कब्जा कर लिया। इन विद्रोहियों ने मूसे कस्बे में कई सान कयावत बॉर्डर गेट को भी अपने कब्जे में ले लिया है, जो चीन की सीमा से लगता है और कमाई का एक प्रमुख केंद्र है। पालीवाल कहते हैं कि चीन का सैन्य अभ्यास करना न केवल अपनी सीमा पर चल रहे संघर्ष का जवाब देना है, बल्कि पश्चिमी देशों को संदेश है कि बीजिंग अपने सीमा क्षेत्र को स्थिर करना चाहता है। म्यांमार में चीन का यह बढ़ता प्रभाव भारत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है, जो उग्रवादी और जातीय हिंसा से जूझ रहा है। मलेशिया ने भी भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है। 19 देशों ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री की सुविधा दे रखी है। वीजा फ्री एंट्री से मतलब आपके पासपोर्ट में वीजा की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह उस देश में जाने पर इमिग्रेशन स्टैंपिंग होगी। थाईलैंड और श्रीलंका के बाद अब मलेशिया ने भी भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है। लेकिन वीजा फ्री सुविधा देने वाले देशों में लैंड करने के लिए भी कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, तभी इन देशों में जाया जा सकता है। अगर यह औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई तो इन देशों में पहुंचना तो दूर, अपने देश से ही टेक ऑफ करने की इमिग्रेशन की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाएगा। फिलहाल वर्तमान में 57 ऐसे अधिक देश है जहां भारतीय बिना वीजा के जा सकते हैं। इन देशों में या तो वीजा फ्री एंट्री है या फिर वीजा ऑन अराइवल है। इनमें 19 देशों ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री की सुविधा दे रखी है, लेकिन इन देशों में जाने के लिए भी कुछ औपचारिकताएं जरूरी है जिन्हें पूरा करना ही होगा। ट्रैवल्स एक्सपर्ट दिवाकर यादव बताते हैं कि वीजा फ्री एंट्री का मतलब है कि इन देशों में जाने से पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन वीजा प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के तौर पर मलेशिया को ही ले लो। इस देश में वीजा फ्री एंट्री से मतलब यह होगा कि यहाँ जाने के लिए टूरिस्ट का पासपोर्ट होना जरूरी नहीं है। यह जाने वाले देश में वापसी की टिकट के कम से कम 6 महीने तक मान्य होना चाहिए। टूरिस्ट को फ्लाइट की रिटर्न टिकट जरूरी होगी। इसके साथ ही वहां पर रहने की होटल की बुकिंग या फिर जिस किसी रिश्तेदार या परिवार वालों के पास स्टे करेंगे उसका पूरा डेटा देना होगा। उस देश के हिसाब से टूरिस्ट को मिनिमम बैंक अकाउंट मेंटेन करना ही होगा। इसमें 3 या इससे अधिक महीनों की स्टेटमेंट भी देखी जा सकती है। इन सब औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही वीजा फ्री देशों में एंट्री मिल सकती है, वरना नहीं। एक और ट्रैवल एक्सपर्ट राकेश अरोड़ा बताते हैं कि वीजा फ्री एंट्री से मतलब आपके पासपोर्ट में वीजा की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह उस देश में जाने पर इमिग्रेशन स्टैंपिंग होगी। यह दोनों बार होगी, यानी जब टूरिस्ट उस देश में एंट्री करेगा तब, और जब उस देश को छोड़कर आएगा तब। दोनों बार इमिग्रेशन स्टैंपिंग होने से टूरिस्ट का देश में इन आउट का डेटा रहेगा। इसमें वीजा तो लगेगा ही नहीं, वीजा की फीस भी नहीं देनी होगी। जबकि वीजा ऑन अराइवल से मतलब उस सुविधा से है जिसमें जो भी देश वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं उनमें उनके देश में जाने पर वीजा मिल जाता है। इससे पहले तमाम जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है।
इमिग्रेशन अधिकारियों का कहना है कि जिस किसी देश ने अपने यहाँ 1, 2 या जितने भी महीने वीजा फ्री एंट्री की सुविधा दी है, ऐसी कंडीशन में यह नहीं माना जा सकता कि टूरिस्ट उतने पूरे समय तक उस देश में रह सकते हैं। यह टूरिस्ट के रिकॉर्ड और उस देश के इमिग्रेशन अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वह उसे अपने देश में कितने दिनों तक स्टे करने की इजाजत देते हैं। इसमें भारतीय इमिग्रेशन भी दखल दे सकता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की टनल में फंसे मजदूरों को 400 घंटे की मशक्कत के बाद निकाल दिया गया है। इसे देश का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन माना गया है। जानिए कि कौन है अंतिम पत्थर हटाने वाले मुन्ना कुरैशी। 400 घंटे से अधिक समय तक चले बचाव अभियान के बाद आखिरकार उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा टनल में अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। इसे देश का अब तक का सबसे बड़ा बचाव अभियान माना जा रहा है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की कई एजेंसियों के साथ साथ विदेशी एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। जब ऑगर मशीन भी सुरंग के आखिरी हिस्से तक पहुंचने से पहले जवाब दे गई तो लगा कि कई दिन की मेहनत बेकार चली। लेकिन सोमवार को 12 मीटर का मलबा हटाने के लिए बुलाए गए रेड माइनर्स ने कमाल कर दिया। 17 दिन से फंसे मजदूरों तक पहुंचने का सौभाग्य मिला मुन्ना कुरैशी को। कुरैशी ने सुरंग के आखिरी हिस्से को खोदा और मजदूरों ने उन्हें गले लगा लिया। 29 साल के मुन्ना कुरैशी दिल्ली की एक ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते हैं। यह कंपनी सीवर लाइन और पानी की लाइन की सफाई करती है। कुरैशी इस कंपनी की रेंट माइनिंग टीम का हिस्सा है। उन्होंने मीडिया से कहा, मैंने सुरंग के अंदर का आखिरी पत्थर हटाया तो वहां फंसे लोग मुझे देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और खाने के लिए बादाम दिए। हम पिछले 24 घंटे से काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे जो इज्जत दी है वह मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये बेहद मुश्किल ऑपरेशन में शामिल लोगों की खूब तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके जज्बे को सलाम किया है। फिरोज नाम के एक दूसरे रेड माइनर ने कहा कि जब हम टनल के अंदर पहुंचे तो खुशी से हमारे आंसू निकल गए। हम सभी खुश थे। मैंने फंसे हुए लोगों को गले से लगाया और उनका धन्यवाद अदा किया। ऑपरेशन में शामिल एक अन्य रेड माइनर ने बताया कि जब हम आखिरी कुछ मीटर दूर रह गए थे तो हम टनल में फंसे लोगों की आवाजें सुन रहे थे। हमने उनसे कहा कि हम उनके बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं। हमारे पहुंचने के आधे घंटे बाद एनडीआरएफ के लोग भी सुरंग के अंदर आ गए। इस मिशन में मुन्ना और फिरोज के अलावा रेड माइनर मोनू कुमार, वकील खान, परसादी लोधी और विपिन राजौत भी शामिल थे। उन्होंने सोमवार को शाम करीब 7 बजे मलबा हटाने का काम शुरू किया और 24 घंटे से भी कम समय में अपना काम पूरा कर दिया। रेड होल माइनिंग छोटी सुरंग खोदकर कोयला निकालने की एक प्रोसेस है, लेकिन 2014 में इसे बैन कर दिया गया था। हालांकि यह तकनीक सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए नया जीवन लेकर आई। अडानी ग्रुप के शेयरों में एक जबरदस्त तेजी के दम पर भारत ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है, जो इसका ऑल टाइम हाई लेवल है। अडानी ग्रुप के शेयरों में मंगलवार को आई तेजी के दम पर भारतीय शेयर बाजार ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। बीएसई लिस्टेड शेयरों का अब मार्केट कैप अपने ऑल टाइम हाई लेवल 336 लाख करोड़ रुपए यानी $4.02 ट्रिलियन पहुंच गई है। इसके साथ ही भारत दुनिया का 5वां सबसे मूल्यवान मार्केट बन गया है। भारत मई 2021 में $3 ट्रिलियन का मुकाम पर पहुंचा था। दुनिया की बात करें तो इस लिस्ट में अमेरिका $48 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ पहले नंबर पर है। चीन $10.7 ट्रिलियन, दूसरे जापान $5.5 ट्रिलियन, तीसरे और हांगकांग $4.7 ट्रिलियन चौथे नंबर पर है। पिछले 20 साल में बीएसई का मार्केट कैप 33 गुना बढ़ा है। सितंबर 2023 में यह 10 लाख करोड़ रुपए का था। स्मॉल एंड मिड कैप शेयरों के जबरदस्त प्रदर्शन तेजी देश की इकोनॉमी के बढ़ने को LIC, पेटीएम और जोमेटो जैसी कई बड़ी कंपनियों के IPO आने से भारत का मार्केट कैप बढ़ा है। इस साल इसमें करीब 46 लाख करोड़ रुपए की तेजी आई है। विदेशी और घरेलू फंड्स की खरीदारी का भी इसमें बड़ा योगदान है। मार्च 2020 के बाद से विदेश निवेशकों ने भारतीय बाजार में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है।
मैक्रो लेवल पर देखें तो भारत अभी 3.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका पहले, चीन दूसरे, जर्मनी तीसरे और जापान चौथे नंबर पे है। SBI सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल ने कहा है कि 2023 तक भारत की 7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का अनुमान है। मार्केट कैप भी GDP के हिसाब से बढ़ेगा, 2 गुना हो जाता है। अब भी GDP 2 गुना होती है तो मार्केट कैप भी 2 गुना हो जाता है। शेयरों की कीमत में तेजी और IPO के रूप में नई लिस्टिंग से मार्केट कैप बढ़ता है। निफ्टी और सेंसेक्स के अगले 5 साल में डबल होने की उम्मीद है। जीमेल यूजर को थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि गूगल ने कुछ जीमेल अकाउंट्स को डिलीट करने का फैसला किया है। दरअसल ऐसे अकाउंट्स को डिलीट कर दिया जाएगा जिनका इस्तेमाल 2 साल से नहीं हुआ है। इस साल मई में ही इसकी घोषणा की गई थी। ऐसे अकाउंट्स जो डिलीट कर दिए जाएंगे जिनका इस्तेमाल पिछले 2 साल में नहीं हुआ है। जीमेल यूजर को थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि गूगल ने कुछ जीमेल अकाउंट को डिलीट करने का फैसला लिया है। दरअसल ऐसे अकाउंट्स को डिलीट कर दिया जाएगा जिनका इस्तेमाल 2 साल से नहीं हुआ है। इस साल मई में ही इसकी घोषणा कर दी गई थी। ऐसे अकाउंट्स को डिलीट कर दिया जाएगा जिनका इस्तेमाल पिछले 2 साल से नहीं हुआ है। अगर आप भी जीमेल अकाउंट्स को बचाना चाहते हैं तो 2 साल में कम से कम एक बार साइन इन करना चाहिए। अकाउंट पर होने वाली किसी भी एक्टिविटी को गूगल साइन इन ही मानेगा। ऐसे में आप एक बार लॉगिन करने के बाद अपना अकाउंट सुरक्षित रख सकते हैं। गूगल ड्राइव, यूट्यूब पर वीडियोस देखना, गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड, गूगल सर्च को भी साइन इन करने के रूप में देखा जाएगा। इसके साथ आप रिकवरी ईमेल एड्रेस को भी लिंक कर सकते हैं जिससे आपको इजी एक्सेस मिल जाएगी। इससे आपको पासवर्ड रिकवरी या ऑथेंटिकेशन में भी मदद मिलेगी। इससे गूगल आपको अलग अलग नोटिफिकेशन भी भेजेगा और ईमेल एड्रेस वार्निंग भी मिलती रहेगी। इससे आपका अकाउंट काफी सुरक्षित हो जाएगा। गूगल फोटोज कंटेंट को सुरक्षित रखने के लिए आपको अलग से साइन इन करना होगा। गूगल की 2020 पॉलिसी के तहत 2 साल तक यूज नहीं होने वाले अकाउंट्स को डिलीट कर दिया जाएगा, लेकिन ये यूट्यूब वीडियोस अकाउंट या एक्टिव सब्सक्रिप्शन पर लागू नहीं होगा। अब इस पर गूगल ने काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर आपने भी अपने कोई अकाउंट यूज नहीं किए हैं तो आज से ही उसे साइन इन कर सकते हैं। घरेलू स्तर पर सोने के भाव ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। वायदा बाजार में बुधवार को सोना 62,886 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वही चांदी 77,320 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखाई दी। सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में सोने के भाव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोने के घरेलू दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। वही वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतें 7 महीने के उच्च स्तर के करीब है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की तरफ से सुस्त संकेतों के चलते सोने में यह तेजी देखने को मिल रही है। डॉलर भी गिरकर 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। इससे सोने को सपोर्ट मिल रहा है। वही US बॉन्ड की 10 ईयर रेट एशियन ट्रेड में 2 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। सोने का घरेलू वायदा भाव बुधवार सुबह बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा। MCX एक्सचेंज पर 5 फरवरी 2024 को डिलीवरी वाला सोना 0.23% या 144 रुपए बढ़कर 62,866 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। उधर 5 दिसंबर 2023 को डिलीवरी वाला सोना इस समय 34% या 209 रुपए की बढ़त के साथ 62,594 रुपए प्रति 10 पर ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी भारी तेजी दर्ज की गई। MCX एक्सचेंज पर 5 मार्च 2024 की डिलीवरी वाली चांदी इस समय 42% या 327 रुपए की बढ़त के साथ 77,320 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखाई दी। बुधवार सुबह सोने की वैश्विक कीमतों में तेजी देखने को मिली। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक वायदा भाव 27% या $5.60 की बढ़त के साथ $2065.60 प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वही सोने का वैश्विक हाजिर भाव इस समय 36% या $3.30 की बढ़त के साथ $2048.27 प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के साथ ही चांदी के वैश्विक भाव में भी बुधवार सुबह तेजी देखने को मिली। कॉमेक्स पर चांदी का वायदा भाव 0.37% या $0.9 की बढ़त के साथ $25.40 प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी का वैश्विक हाजिर भाव 0.18% या $0.5 की बढ़त के साथ $25.60 प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय शर्म कहा। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने निर्वाचन विभाग में शिकायत की और इसके खिलाफ प्रदर्शन करने की बात भी कही। इसी के साथ कांग्रेसी मंडल ने जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम पर ज्ञापन दिया और आमरण अनशन की घोषणा भी की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कांग्रेस राहुल गांधी को राष्ट्रीय शर्म कहे जाने के बाद अब मुद्दा गरमाने लगा है। बूंदी में इस पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेसी नेताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की, लेकिन निर्वाचन विभाग ने कांग्रेस की शिकायत को निरस्त कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेसी नेताओं ने अब निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। कांग्रेसी नेताओं ने चुनाव आयोग के सी विजिल ऐप पर भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान में 22 नवंबर को अपनी चुनावी सभाओं के दौरान राहुल गांधी को राष्ट्रीय शर्म कहा था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चरमेश शर्मा ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का संवैधानिक आचरण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने पर राहुल गांधी को चुनाव आयोग से नोटिस दिया, लेकिन बूंदी जिले के नैनेवा क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की। फिर भी चुनाव आयोग ने शिवराज सिंह चौहान को नोटिस देने के स्थान पर घटना को बूंदी से बाहर की बात कर अपना पल्ला झाड़ लिया। घटना को लेकर चरमेश शर्मा ने चुनाव आयोग पर भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि शिवराज सिंह चौहान की ओर से राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को इस मामले की शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने नैनेवा क्षेत्र में हुई शिवराज सिंह की सभा को बूंदी जिले के बाहर की घटना बात कर कार्रवाई निरस्त कर दी। इसको लेकर कांग्रेस में रोष व्याप्त है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एडीएम हेमराज परडीवाल और चुनाव आयोग के नियंत्रण कक्ष में ज्ञापन दिया, जहां 30 नवंबर से चुनाव आयोग और बूंदी जिला निर्वाचन विभाग के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में आमरण अनशन की घोषणा की गई है। मतदान के बाद राजस्थान में मतगणना की तैयारी है। राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ गई है। वसुंधरा राजे एक बार फिर से सत्ता में वापसी करना चाहती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में निर्दलीयों के जीतने की संख्या पिछली बार से ज्यादा हो सकती है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने निर्दलीयों के साथ संपर्क करना शुरू कर दिया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को हो चुका है। अब सबकी नजरें मतगणना पर है। मतगणना का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, नेताओं की धड़कनें बढ़ने लगी है। इधर राज्य की राजनीति में एक बार फिर वसुंधरा राजे की चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए राजस्थान एक अहम राज्य है। दोनों पार्टियों ने सत्ता के लिए चुनाव में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अगर किसी कारण से दोनों पार्टियां सत्ता से चंद कदम दूर रह गई तो वसुंधरा राजे बीजेपी को सत्ता दिलवाने में अहम भूमिका निभा सकती है। बीजेपी के 32 तो कांग्रेस के 22 बागियों ने लड़ा निर्दलीय चुनाव। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीयों ने अहम भूमिका निभाई थी। अब कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए कुछ विधायकों की कमी थी। ऐसे में निर्दलीयों को अशोक गहलोत ने अपने पाले में कर लिया। निर्दलीयों ने अशोक गहलोत को समर्थन देते हुए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनवाने में मदद की। इस बार भी दोनों प्रमुख पार्टियों से बागी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है। बीजेपी के 32 बागियों और कांग्रेस के 22 बागियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा है। इनमें से कई बागी प्रत्याशियों के उनके क्षेत्र में कद को देखते हुए जीत की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इस बार के राजस्थान विधानसभा चुनाव में निर्दलीयों की संख्या पिछली बार से ज्यादा रह सकती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अभी से अंदर ही अंदर उन निर्दलीयों से संपर्क करना शुरू कर चुकी है।
जिनकी जीत की संभावना है। बीजेपी की 32 बागियों में ज्यादातर वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक है। जैसे वसुंधरा के समर्थक कैलाश मेघवाल को बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया। ऐसे में कई बार मंत्री और सांसद रहे कैलाश मेघवाल ने निर्दलीय ही शाहपुर के चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। इसी तरह भवानी सिंह राजवत लाडपुरा सीट से, यूनुस खान डीडवान से, चंद्रपाल सिंह चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी वसुंधरा राजे का इन्हीं निर्दलीयों पर पूरा फोकस है। वसुंधरा राजे ने इस बार बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन उस सीट पर प्रचार करने नहीं गई जहां उनके समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने इस बार पूरा गेम प्लान अशोक गहलोत के 2018 के खेल को देखते हुए तैयार किया। 2018 में अशोक गहलोत खेमे के करीब 17 से 18 समर्थकों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। नतीजे आए तो न कांग्रेस को सत्ता मिली न बीजेपी को। ऐसे में निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतने वाले गहलोत समर्थक केवल एक ही शर्त पर कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार थे कि सीएम अशोक गहलोत होंगे। कुछ ऐसा ही इस बार वसुंधरा राजे का गेम प्लान है। अगर वसुंधरा राजे के समर्थक चुनाव जीतते हैं तो बीजेपी कांग्रेस सत्ता से दूर रहती है, तो निर्दलीय बीजेपी के साथ एक ही शर्त पर साथ आ सकते हैं। वो शर्त है वसुंधरा राजे को सीएम बनाना, नहीं तो ये बागी कांग्रेस के साथ जाकर राज्य में पंजे की सरकार रिपीट कर सकते हैं। शिवसेना युवती प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा और हम आपको बताएंगे कि क्या है ये पूरी बात। बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उन्हें नालायक तक बोल दिया। इस पर कैबिनेट मंत्री शंभुराज देसाई ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नालायक जैसे शब्दों से संबोधित करना ठीक नहीं है। इसे लेकर क्या कार्रवाई की जा सकती है, इस पर लीगल टीम फैसला लेगी। ये उद्धव ठाकरे की हताशा को दर्शाती है, जो इस तरह के असंसदीय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। देसाई ने चेतावनी दी है कि उनकी भाषा में उन्हें जवाब देना पड़ा तो हम देंगे। उन्होंने दावा किया कि राज्य के किसानों की मदद की जा रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तेलंगाना विधानसभा के चुनाव प्रचार में गए थे। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री पर संवाददाता सम्मेलन में एक सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में एक फूल दो हाफ कहा है। जिनको डेंगू हुआ था वो कहाँ है? दूसरे उप मुख्यमंत्री पता नहीं किस राज्य में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास क्रिकेट मैच देखने का समय है, लेकिन मणिपुर जाने का समय नहीं। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी रेवड़ियां बांट रही है, वहां 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा कर रही है, तो देश के अन्य राज्यों की जनता ने क्या गुनाह किया है? ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि खुद को किसान का बेटा कहने वाले सीएम कहाँ है? किसानों की मदद के लिए कैबिनेट बुलाकर घोषणा करनी चाहिए। बेमौसम बारिश में 6 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा जानवर मर चुके हैं। बेमौसम बारिश में फसलें तबाह हो गई है। किसानों को मदद की जरूरत है, तो ये दोनों वहां चुनाव प्रचार में व्यस्त है जहां इन्हें कोई जानता तक नहीं है। राज्य का किसान संकट में है। ऐसे में जो व्यक्ति अपने राज्य की चिंता नहीं करता उसे सत्ता में बने रहने का अधिकार ही नहीं है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। उद्धव ठाकरे के बयान पर सीएम शिंदे के करीबी व कैबिनेट मंत्री शंभुराज देसाई ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने चेताया कि ठाकरे को अगर उनकी भाषा में जवाब देना पड़े तो हम देंगे। उन्होंने जो अपशब्द भाषा का प्रयोग किया है, कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग और वकीलों से सलाह देंगे। पिछले साल 2022 में राजस्थान दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 था। इस बार उत्तर प्रदेश ने उसे मात दे दी है। यूपी इस साल 15.72% हिस्सेदारी है यूपी की। राजस्थान 14.44% के साथ सालाना रिपोर्ट में दूसरे नंबर पे है।
राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं। चुनाव परिणाम से पहले वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बुरी खबर आई है। अभी तक दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 चल रहे राजस्थान को उत्तर प्रदेश ने इस साल पीछे छोड़ दिया। पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 23 के दौरान दूध उत्पादन 3.83% बढ़ गया है। इस लिस्ट में यूपी नंबर 1 है, जिसकी कुल दूध उत्पादन में हिस्सेदारी 15.72% है। इसके बाद राजस्थान 14.44%, मध्य प्रदेश 8.73%, गुजरात 7.49% और आंध्र प्रदेश 6.70% का इन सभी का स्थान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 से 23 के दौरान देश में दुग्ध उत्पादन 23.5 करोड़ टन होने का अनुमान है। पिछले साल की रिपोर्ट्स में राजस्थान पहले स्थान पर था। लंपी वायरस की वजह से उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में गोवंश की मौत हुई, इसलिए यूपी राजस्थान से पिछड़ गया था। इस साल उसने दोबारा नंबर 1 की कुर्सी काबिज कर ली है। गौरतलब है कि यूपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार दुधारू पशुओं के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, कन्नौज, गोरखपुर समेत कई प्रमुख जिलों में ग्रीनफील्ड डेयरियां स्थापित की जा रही है। यूपी सरकार ने सभी जिलों में गौरक्षा केंद्र बनाने के लिए बजट में 272 करोड़ रुपए पास किए हैं। साथ ही सबसे ज्यादा दूध उत्पादकों को पुरस्कार भी दिया जा रहा है। जिन किसानों ने दुग्ध उत्पादन के लिए रजिस्ट्रेशन रखा है, उनको क्रेडिट कार्ड की जैसी सुविधा भी दी जा रही है। 3 दिन पहले केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने पुरुषोत्तम रुपाला ने पशुपालन सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट जारी की थी। यह रिपोर्ट पशु एकीकृत नमूना सर्वेक्षण मार्च 2022 से फरवरी 2023 पर आधारित है। पिछले साल 2022 में यूपी के गोवंशी पशुओं में लंपी स्किन डिजीज तेजी के साथ फैला था। राज्य के 36 जिले लंपी रोग से प्रभावित थे। सैकड़ों पशुओं की मौत इसी बीमारी के चलते हो गई थी। पशुओं को इस बीमारी से बचाने के लिए बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन किया गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपशब्द बोलने के आरोप में मुंबई के पूर्व मेयर दत्ता दलवी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस दत्ता दलवी को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी। मुंबई के मेयर रह चुके दलवी की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने पर मुंबई के पूर्व मेयर दत्ता दलवी को अरेस्ट किया गया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता दत्ता दलवी की गिरफ्तारी पर मुंबई की राजनीति भी अब गर्मा गई है। दत्ता दलवी पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना में मर्यादा लांघते हुए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। दलवी के खिलाफ मुंबई के भांडुप पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। मुंबई के पूर्व मेयर की गिरफ्तारी पर पुलिस स्टेशन के बाहर शिवसैनिकों की भीड़ भी जुट चुकी है। इसके बाद वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई। भांडुप थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि 26 नवंबर को उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने उपनगर भांडुप में एक सभा आयोजित की गई थी। आरोप है कि इस कार्यक्रम में दलवी ने कथित तौर पर शिंदे के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बयान दिए। पूर्व मेयर दत्ता दलवी को आज सुबह उनके आवास से अरेस्ट किया गया। दलवी की गिरफ्तारी की सूचना पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी थाना पहुंच गए। भांडुप पुलिस ने दलवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 153B, 153A, 1C, 294, 504, 505, 1C के तहत मामला दर्ज किया था। उसके बाद से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपशब्द कहने पर दलवी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद पुलिस अब कोर्ट में पेश करेगी उन्हें। कोर्ट में पेशी के साथ पुलिस रिमांड पर लेकर इस मामले की चार्जशीट भी पेश कर सकती है। इसके लिए उनकी सभा के वीडियो को कब्जे में लिया गया है और इसकी फॉरेंसिक जांच भी चल रही है। मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले दत्ता दलवी शिवसेना यानी यूबीटी के नेता है। वे उद्धव ठाकरे के करीबी भी माने जाते हैं। बीएमसी में जब शिवसेना और बीजेपी का कब्जा था, तब दत्ता दलवी को मुंबई का मेयर बनने का मौका मिला था। वे 2005 से लेकर 2007 तक मुंबई के मेयर रहे थे। दत्ता दलवी मुंबई की पॉलिटिक्स में काफी समय से सक्रिय है।
और वे कई बार बीएमसी के पार्षद भी रह चुके। शिवसेना के विभाजन के बाद से उद्धव ठाकरे के साथ है वो। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों के शव के अंतिम संस्कार के लिए मंगलवार को निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा है कि जो शवगृह में रखे हुए हैं और जिनकी पहचान हो चुकी है उसका अंतिम संस्कार किया जाए। यह काम 4 दिसंबर तक पूरा हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में मुर्दा घरों में रखे शवों को दफनाने, दाह संस्कार करने के लिए मंगलवार को निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि जो भी शव गृह में रखे हुए हैं और जिनकी पहचान हो चुकी है उसका अंतिम संस्कार किया जाए। यह काम 4 दिसंबर या उससे पहले तक पूरा हो जाना चाहिए। मई से मणिपुर में हिंसा हो रही है और इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सही नहीं होगा कि शवों को शवगृह में रखा जाए। शव के नाम पर मामलों को हमेशा गर्म नहीं रखा जा सकता है। राज्य सरकार ने दाह संस्कार या दफनाने के लिए जिन 9 जगहों की पहचान की है वहां बिना किसी बाधा के शवों का अंतिम संस्कार किया जाए। जिन शवों की पहचान हो चुकी है और उनके लिए कोई दावेदार सामने नहीं आया है उस मामले में राज्य सरकार मृतकों के नजदीकी रिश्तेदार को सूचना दे। कलेक्टर और एसपी को इस बात की छूट होगी कि वह कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए कारगर कदम उठाए ताकि मुर्दा घरों में रखे तमाम शवों का अंतिम संस्कार सही तरीके से हो सके। मणिपुर बीते 6 महीने से हिंसा की चपेट में है। जातीय संघर्ष में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इनमें कई शव की पहचान हुई लेकिन कई शव ना तो पहचाने जा सके हैं और ना ही उन पर किसी ने दावा किया है। बीते कई दिनों से ये शव मुर्दा घर में ही है। शव का अंतिम संस्कार भी मानवाधिकार के दायरे में है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आदेश पारित करना पड़ा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि लोगों के अंतिम संस्कार उनके धर्म के हिसाब से हो। राज्य सरकार को इस बात की भी इजाजत होगी कि वह शव की पहचान के मामले में अगर कोई दावेदार नहीं है तो उसमें पब्लिक नोटिस जारी करे। नोटिस के 1 हफ्ते के भीतर कोई दावेदार नहीं आता है तो अंतिम संस्कार राज्य सरकार ही पूरा करे। एक तरफ जहां YRF की स्पाई यूनिवर्स की फिल्म टाइगर 3 अभी सिनेमा घरों में है, वहीं अब इस फ्रेंचाइजी की अगली और छठी फिल्म की रिलीज डेट सामने आई है। और ये कौन सी फिल्म है और क्या है डेट, हम आपको बताएंगे विस्तार से। एक तरफ यहाँ यशराज फिल्म्स की स्पाई सीरीज की 5वीं फिल्म टाइगर 3 इस वक्त सिनेमा घर में चल ही रही है, वहीं अब इस फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म वॉर 2 को लेकर ताजा खबर सामने आई है। टाइगर 3 के साथ ही मेकर्स ने अपनी इस अगली फिल्म वॉर 2 के रिलीज की घोषणा कर दी है। ट्विटर हैंडल पर इस फिल्म की रिलीज डेट की जानकारी शेयर की गई है जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहले कहा जा रहा था कि स्पाई सीरीज की ये फिल्म 26 जनवरी 2025 को रिलीज हो सकती है, लेकिन अब इस तारीख में बड़ा बदलाव आया है। ऋतिक रोशन की वॉर के बाद अब वॉर 2 की रिलीज को लेकर जो खबरें सामने आई हैं उनमें कहा जा रहा है कि फिल्म 14 अगस्त 2025 को रिलीज हो रही है। बता दें कि इस खास दिन को पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करता है। बताया जा रहा है कि मेकर्स फिल्म की तैयारी में जोरों शोरों से जुटे हैं, जिसका निर्देश अयान मुखर्जी कर रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म बनाई है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म गुरुवार के दिन 14 अगस्त 2025 को रिलीज हो सकती है ताकि इस फिल्म को लॉन्ग वीकेंड का फायदा मिल सके। बता दें कि इससे पहले YRF की इस स्पाई यूनिवर्स फिल्म में एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3 ये 4 फिल्में रिलीज हो चुकी है। इन स्पाई फिल्मों में सबसे अधिक पठान ने ही की है कमाई। इन सभी फिल्मों में से सबसे अधिक कमाई शाहरुख खान की पठान ने की है। इस फिल्म में 57 करोड़ की ओपनिंग से अपनी शुरुआत की थी और 50 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 540.51 करोड़ और दुनिया भर में 1047 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था इस फिल्म ने। वही टाइगर 3 अब तक वर्ल्ड वाइड 450 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाई है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।